हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज स्टार्ट करेंगे ऑटिज्म। फर्स्ट हम लोग ऑटिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। इस कंडीशन की वजह से बच्चे को कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन और बिहेवियरल में डिफिकल्टीज होती है। ऑटिज्म कोई डिजीज नहीं है और ना ही ये किसी इन्फेक्शन से फैलता है। हर ऑटिज्म वाले बच्चे की एबिलिटीज और डिफिकल्टीज अलग होती है, इसीलिए इसे स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। अर्ली डायग्नोसिस, थेरेपी और इंक्लूसिव एजुकेशन से ऑटिज्म वाले बच्चे का डेवलपमेंट काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट है इसका टाइप्स पढ़ लेते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में कई अलग अलग कंडीशन शामिल होते हैं। पहले इन्हें अलग डिसऑर्डर्स माना जाता था, लेकिन अब इन्हें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंडर इंक्लूड किया जाता है। हर टाइप में सिम्टम्स और सेवेरिटी अलग हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट है एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम वाले बच्चों की इंटेलिजेंस जनरली नॉर्मल या एवरेज से अच्छी होती है, लेकिन उन्हें सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। ये बच्चे किसी एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उसी के बारे में बार बार बात करते हैं। उन्हें दूसरों की फीलिंग समझने और फ्रेंडशिप बनाने में डिफ़िकल्टी होती है। स्पीच यूजुअली नॉर्मल होती है, लेकिन कन्वर्सेशन नेचुरल नहीं लगती। नेक्स्ट है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। ये ऑटिज्म का सबसे कॉमन और सेवर फॉर्म माना जाता है। इस कंडीशन में बच्चों को कम्युनिकेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट और सोशल इंटरेक्शन में बहुत डिफिकल्टीज होती है। कई बच्चे बोल ही नहीं पाते या बहुत कम बोलते हैं। रिपीटेटिव बिहेवियर जैसे बार बार हाथ हिलाना, एक ही एक्टिविटी रिपीट करना या रूटीन चेंज होने पर अपसेट होना कॉमन होता है। नेक्स्ट है चाइल्ड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। सीडीडी एक रेयर कंडीशन है। इसमें बच्चा पहले 2 से 4 साल तक नॉर्मल डेवलपमेंट करता है, लेकिन उसके बाद अचानक उसकी लैंग्वेज, सोशल स्किल और डेली लिविंग स्किल धीरे धीरे खत्म होने लगती है। बच्चा पहले जो स्किल सीख चुका होता है उन्हें भी खो देता है। इस कंडीशन में इंटेंसिव थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, PDD-NOS। ठीक है, उन बच्चों के लिए यूज किया जाता है जिन्हें ऑटिज्म के कुछ सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक ऑटिज्म ये कैटेगरी में फिट नहीं होता। इन बच्चों को कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन सिम्टम्स क्लासिक ऑटिज्म से कम सेवर होता है। आज ये कैटेगरी भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का हिस्सा मानी जाती है। नेक्स्ट, काउजेज ऑफ ऑटिज्म। ऑटिज्म का एग्जैक्ट काउजेज अभी तक कम्प्लीटली क्लियर नहीं हुआ है। रिसर्च के मुताबिक जेनेटिक्स और ब्रेन डेवलपमेंट इसका मेन रीज़न है। अगर फैमिली में पहले किसी को ऑटिज्म हो तो रिस्क बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम कुछ इन्फेक्शंस, प्री मैच्योर बर्थ या ब्रेन डेवलपमेंट में चेंजेस भी ऑटिज्म का रिस्क बढ़ा सकती है। ये बात याद रखनी चाहिए कि पेरेंट्स की पेरेंटिंग या वैक्सीन ऑटिज्म का काउज नहीं होता। नेक्स्ट है रेट सिंड्रोम। रेट सिंड्रोम एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो ज़्यादातर गर्ल्स में देखा जाता है। बच्चा शुरू में नॉर्मल डेवलप करता है, लेकिन बाद में उसकी स्पीकिंग एबिलिटी, हैंड मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन इफेक्ट होने लगती है। बच्चा बार बार एक ही हैंड मूवमेंट करता है और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। इस कंडीशन के लिए लॉन्ग टर्म थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है जो क्रोमोसोम 21 की एक्स्ट्रा कॉपी होने की वजह से होती है। इस कंडीशन वाले बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी, स्लो डेवलपमेंट और कुछ फिजिकल फीचर्स कॉमन होते हैं। इन्हें पढ़ाई, स्पीच और डेली लाइफ स्किल्स में एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अर्ली इंटरवेंशंस और इंक्लूसिव एजुकेशन से ये बच्चे भी अच्छा डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है ADNP सिंड्रोम। ADNP सिंड्रोम एक रेयर जेनेटिक डेवलपमेंट न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इस कंडीशन वाले बच्चों में ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स, स्पीच डिले, लर्निंग डिसेबिलिटी और डेवलपमेंटल डिले देखने को मिलता है। कुछ बच्चों को मूवमेंट और बिहेवियर में भी डिफिकल्टीज होती है। स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच एजुकेशन उनके डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर ऑटिज्म स्टूडेंट्स। ऑटिज्म वाले स्टूडेंट्स की एजुकेशन का मेन एम सिर्फ पढ़ाई करवाना नहीं, बल्कि उनकी कम्युनिकेशन, सोशल स्किल, इंडिपेंडेंट लिविंग और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना होता है। एजुकेशन उन्हें सोसाइटी में सेल्फ कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए प्रिपेयर करती है।
नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग पपीज विद देयर कम्युनिटी, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के अंदर वाला पॉइंट है। एजुकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑटिज्म स्टूडेंट को सोसाइटी का एक्टिव मेंबर बनाना है। उन्हें स्कूल, फैमिली और कम्युनिटी के साथ मिलजुल कर रहना सिखाया जाता है। ग्रुप एक्टिविटीज, इंक्लूसिव क्लासरूम और सोशल इंटरेक्शन के थ्रू उन्हें दूसरों लोगों के साथ कम्युनिकेट करना और रिलेशनशिप्स बनाना सिखाया जाता है। इससे उनका कॉन्फिडेंस और सोशल एक्सेप्टेंस दोनों बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेजिंग अवेयरनेस। ऑटिज्म के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कई लोग ऑटिज्म को सही तरीके से नहीं समझते, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्क्रिमिनेशन होता है। स्कूल और कम्युनिटीज़ में अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया जाते हैं ताकि टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट ऑटिज्म को समझे और ऑटिज्म वाले बच्चों को रिस्पेक्ट और सपोर्ट दें। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग सर्विसेज। एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव ऑटिज्म स्टूडेंट को ज़रूरत के हिसाब से स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करना है। इन सर्विसेज में स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, काउंसलिंग, स्पीच एजुकेशन, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और बिहेवियरल सपोर्ट शामिल होते हैं। ये सर्विसेज बच्चों की लर्निंग और डेली लाइफ दोनों को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट है डेवलपिंग केयर प्लान्स। हर ऑटिज्म स्टूडेंट की नीड अलग होती है, इसीलिए टीचर, पेरेंट और थेरेपिस्ट मिलकर एक इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान या इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाते हैं। इस प्लान में स्टूडेंट को गोल्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस और सपोर्ट स्ट्रैटेजी लिखी होती है। इससे स्टूडेंट की प्रोग्रेस को रेगुलरली मॉनिटर किया जा सकता है। नेक्स्ट है एजुकेटिंग फैमिलीज। पेरेंट्स और फैमिली ऑटिज्म स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव पेरेंट्स को ऑटिज्म के बारे में सही नॉलेज देना है। उन्हें सिखाया जाता है कि घर पर कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करें, बिहेवियर को कैसे मैनेज करें और बच्चे को इमोशनली सपोर्ट कैसे करें। नेक्स्ट है ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स। तो टीचर, काउंसलर्स, थेरेपिस्ट और स्कूल स्टाफ को ऑटिज्म के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग देना भी एजुकेशन का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ट्रेनिंग के थ्रू प्रोफेशनल इंक्लूसिव टेक्निक, टीचिंग्स मेथड्स, बिहेवियर मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी सीखते हैं। इससे ऑटिज्म स्टूडेंट को स्कूल में बेटर सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट है कंडक्टिंग रिसर्च। तो रिसर्च का पर्पस ऑटिज्म के काउजेस, ट्रीटमेंट और एजुकेशनल मेथड्स को और बेटर बनाना है। न्यू टीचिंग टेक्निक्स, थेरेपीज और असिस्टिव टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की जाती है कि ताकि ऑटिज्म स्टूडेंट की लर्निंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ और इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट है डेवलपिंग ट्रांजिशनल गोल्स। ऑटिज्म स्टूडेंट को बचपन से ही फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है, इसीलिए एजुकेशन में ट्रांजिशन गोल्स इंक्लूड किए जाते हैं। इन गोल्स का एम स्टूडेंट्स को स्कूल से हायर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट और इंडिपेंडेंट एडल्टहुड के लिए रेडी करना होता है। इस प्रोसेस से स्टूडेंट फ्यूचर चैलेंजेस को ज़्यादा कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाते हैं। अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट विद ऑटिज्म। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले स्टूडेंट की लर्निंग, कम्युनिकेशन और बिहेवियर दूसरे लोगों से अलग हो सकती है। हर ऑटिज्म स्टूडेंट यूनिक होता है, इसीलिए उनकी स्ट्रेंथ और चैलेंजेस भी अलग अलग होती है। नीचे उनकी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज दी गई हैं। फर्स्ट है सोशल इंटरैक्शन चैलेंजेस। ऑटिज्म वाले स्टूडेंट को दूसरे लोगों के साथ सोशल इंटरैक्शन करने में डिफ़िकल्टी होती है। उन्हें फ्रेंडशिप बनाना, कन्वर्सेशन शुरू करना या दूसरों की फीलिंग समझना मुश्किल लग सकता है। कई बार वो आई कांटेक्ट कम करते हैं और ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से बचते हैं। इसीलिए उन्हें सोशल स्किल की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। सेकेंड पॉइंट है रिपीटेटिव बिहेवियर्स। ऑटिज्म स्टूडेंट अक्सर एक ही एक्टिविटी या मोमेंट को बार बार रिपीट करते हैं, जैसे हाथ हिलाना, बॉडी को आगे पीछे हिलाना, एक ही वर्ड या सेंटेंस बार बार बोलना या एक ही टॉय के साथ बार बार खेलना। ये रिपीटेटिव बिहेवियर्स उनके लिए कंफर्ट का सोर्स होते हैं और स्ट्रेस कम करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है सेंसरी सेंसिटिविटी। ऑटिज्म स्टूडेंट की सेंसेस नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा या कम सेंसिटिव हो सकती है। कुछ स्टूडेंट को लाउड साउंड, ब्राइट लाइट, स्ट्रॉन्ग स्मेल या सर्टेन टेक्सचर से डिस्कम्फर्ट होता है। कुछ लोग किसी साउंड या टच पर बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देते। इस वजह से क्लासरूम इन्वायरमेंट को उनकी सेंसरी नीड्स के हिसाब से एडजस्ट करना ज़रूरी होता है। फोर्थ पॉइंट है रूटीन एडहेरेंस। ऑटिज्म स्टूडेंट्स अपनी डेली रूटीन को बहुत पसंद करते हैं। अगर उनकी रूटीन अचानक चेंज हो जाए तो वो
एंजाइस, अपसेट या फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, इसीलिए टीचर्स और पेरेंट्स को पहले से चेंजेस के बारे में बताना चाहिए और विजुअल शेड्यूल्स का यूज करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है एग्जीक्यूटिव फंक्शन डिफिकल्टीज। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, टाइम मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग स्किल्स से है। ऑटिज्म स्टूडेंट को अपना काम प्लान करने, इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस में फॉलो करने और एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच करने में डिफिकल्टी हो सकती है, इसीलिए उन्हें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग की ज़रूरत होती है। सिक्स्थ पॉइंट है फाइन मोटर स्किल चैलेंजेस। कई ऑटिज्म स्टूडेंट्स को फाइन मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होती है। पेंसिल पकड़ना, लिखना, ड्राइंग करना और बटन लगाना या सीजर यूज़ करना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। नेक्स्ट है डेली लाइफ लिविंग स्किल्स सपोर्ट। ऑटिज्म स्टूडेंट को कभी कभी डेली एक्टिविटी जैसे कपड़े पहनना, ब्रश करना, खाना खाना, बैग ऑर्गेनाइज करना या पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना सीखने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लाइफ स्किल ट्रेनिंग उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करती है। इमोशनल रेगुलेशन डिफिकल्टीज। ऑटिज्म स्टूडेंट्स को अपनी इमोशन को कंट्रोल करना मुश्किल लग सकता है। गुस्सा, एंजाइटी, एक्साइटमेंट या सैडनेस को एक्सप्रेस करना का उनका तरीका अलग हो सकता है। छोटी सी चेंज या स्ट्रेस की वजह से भी वो इमोशनल हो सकते हैं। काउंसलिंग और इमोशनल रेगुलेशन स्ट्रैटेजीज उनके लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज। जब ऑटिज्म स्टूडेंट अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाता या किसी सिचुएशन को समझ नहीं पाता तो वो फ्रस्ट्रेशन फील कर सकता है। इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से कभी कभी क्राइंग, शाउटिंग, एग्रेशन या सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर भी देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट और काम इन्वायरमेंट से इन बिहेवियर्स को मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है एकेडमिक एकोमोडेशन। तो ऑटिज्म स्टूडेंट को क्लासरूम में स्पेशल एजुकेशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उनके लिए विजुअल एड, सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा टाइम, फ्लेक्सिबल असेसमेंट, सेंसरी ब्रेक्स और असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है। ये अकोमोडेशन उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करती है और उन्हें एकेडमिक सक्सेस हासिल करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि उनकी लर्निंग, कम्युनिकेशन, बिहेवियर और सोशल स्किल धीरे धीरे इम्प्रूव हो सके। इस प्रोग्राम का मेन एम सिर्फ स्कूल सब्जेक्ट्स पढ़ाना नहीं बल्कि स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट भी बनाना है। इसका फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर टीचिंग। स्ट्रक्चर टीचिंग एक प्लान और ऑर्गेनाइज टीचिंग मेथड है जिसमें क्लासरूम का एनवायरनमेंट, एक्टिविटीज और इंस्ट्रक्शंस क्लियरली अरेंज्ड होते हैं। ऑटिज्म स्टूडेंट्स को क्लियर रूटीन और फिक्स्ड शेड्यूल मिलते हैं जिससे उन्हें कंफ्यूजन कम होती है और लर्निंग आसान बन जाती है। इसके अंदर एक पॉइंट है सिस्टमैटिक अप्रोच। स्ट्रक्चर टीचिंग में हर एक्टिविटी को स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। डिफिकल्ट टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि स्टूडेंट इजीली समझ सके। इस अप्रोच से लर्निंग सिस्टमैटिक और इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर टीचिंग से एंजाइटी कम होती है, उसके बाद कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है और स्टूडेंट को पता रहता है कि नेक्स्ट क्या करना है। इससे क्लासरूम बिहेवियर और एकेडमिक परफॉर्मेंस दोनों बेटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विजुअल शेड्यूल। विजुअल शेड्यूल एक चार्ट या पिक्चर बेस्ड टाइम टेबल होता है जिसमें पूरे दिन की एक्टिविटीज सीक्वेंस में दिखाई जाती है। ऑटिज्म स्टूडेंट्स पिक्चर्स और सिंबल्स को वर्ड से ज़्यादा इजीली समझते हैं, इसीलिए विजुअल शेड्यूल उनके लिए बहुत यूजफुल होता है। विजुअल शेड्यूल स्टूडेंट को पहले से बता देता है कि किस टाइम क्या एक्टिविटी होगी। इससे रूटीन क्लियर रहती है और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की वजह से होने वाली एंजाइटी कम हो जाती है। इसका बेनिफिट्स क्या होता है? विजुअल शेड्यूल से इंडिपेंडेंस बढ़ती है, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता है और ट्रांजिशन मतलब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना इजी होता है उनके लिए। स्टूडेंट ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। थर्ड पॉइंट है सोशल स्टोरीज। सोशल स्टोरीज छोटी और सिंपल स्टोरीज होती है जो ऑटिज्म स्टूडेंट्स को डिफरेंट सोशल सिचुएशंस समझने में हेल्प करती है, जिससे क्लासरूम बिहेवियर, ग्रीटिंग, शेयरिंग, वेटिंग या फ्रेंडशिप बनाना ईजी होता है। ठीक है, इन स्टोरीज के थ्रू स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि किसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इससे उनकी सोशल अंडरस्टैंडिंग और बिहेवियर इम्प्रूव होती है। इसका बेनिफिट है सोशल स्टोरीज से कम्युनिकेशन बेटर होती है, सोशल एंजाइटी कम होती है और स्टूडेंट को रियल लाइफ सिचुएशन हैंडल करना आसान लगता है। नेक्स्ट है सेंसरी इंटीग्रेशन टेक्निक।
टेक्निक्स। तो सेंसरी इंटीग्रेशन टेक्निक्स का पर्पस ऑटिज्म स्टूडेंट की सेंसरी डिफिकल्टीज को मैनेज करना होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक्टिविटीज के थ्रू टच, मूवमेंट, साउंड और बैलेंस को इम्प्रूव करने की प्रैक्टिस करवाता है। ये टेक्निक स्टूडेंट को लाउड साउंड, ब्राइट लाइट, टच या स्मेल जैसे सेंसरी इम्पल्स को बेटर तरीके से टॉलरेट करना सिखाती है। इससे स्टूडेंट ज़्यादा काम और फोकस्ड रहते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? सेंसरी इंटीग्रेशन से कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है और क्लासरूम पार्टिसिपेशन बेटर होता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट। पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट एक एजुकेशनल अप्रोच होती है जिसका एम नेगेटिव बिहेवियर को पनिश करना है नहीं, बल्कि पॉजिटिव बिहेवियर को इनकरेज करना होता है। इसमें स्टूडेंट का बिहेवियर के रीज़न को समझा जाता है और उसके हिसाब से सपोर्ट दिया जाता है। इसका कुछ फॉस्टरिंग सपोर्टिव इन्वायरमेंट, तो पीबीएस क्लासरूम में पॉजिटिव और सेफ इन्वायरमेंट बनाता है जहां स्टूडेंट रिस्पेक्ट और इंकरेजमेंट फील करता है। इससे लर्निंग और बिहेवियर दोनों इम्प्रूव होता है। अब है कंपोनेंट ऑफ पीबीएस। स्टूडेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन, बिहेवियर का रीजन आइडेंटिफाई करता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना, इंडिविजुअल सपोर्ट प्लान बनाना, फैमिली और टीचर्स का कोऑपरेशन। ठीक है, अब टीचर्स प्रेस, रिवॉर्ड्स, विजुअल क्यूज, क्लियर रूल्स और काम कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। डिफिकल्टीज बिहेवियर के बदले पॉजिटिव बिहेवियर को इनकरेज किया जाता है। उसका कुछ बेनिफिट है, पीबीएस से एग्रेशन, टैंट्रम्स और रेपिटेटिव प्रॉब्लम बिहेवियर्स कम होते हैं, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और क्लासरूम लर्निंग और सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव होती है। अब कुछ चैलेंजेस है स्टूडेंट का ऑटिज्म के साथ। तो फर्स्ट पॉइंट है एकेडमिक चैलेंजेस। ऑटिज्म स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन समझने, अटेंशन मेंटेन करने और क्लासरूम एक्टिविटीज कंप्लीट करने में डिफिकल्टी हो सकती है। रीडिंग, राइटिंग और ग्रुप लर्निंग भी चैलेंजिंग हो सकती है। इंडिविजुअलाइज टीचिंग और विजुअल सपोर्ट से ये प्रॉब्लम्स कम की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल एंड बिहेवियरल हर्डलेस। ऑटिज्म स्टूडेंट्स कभी कभी अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। स्ट्रेस या रूटीन चेंज होने पर वो एंजाइटी, फ्रस्ट्रेटेड या एग्रेसिव हो सकते हैं। काउंसलिंग, इमोशनल रेगुलेशन ट्रेनिंग और सपोर्टिव इन्वायरमेंट उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग डिसेबिलिटी। कुछ ऑटिज्म स्टूडेंट के साथ लर्निंग डिसेबिलिटी भी होती है। उन्हें कॉन्सेप्ट समझने, मेमोरी यूज करने या न्यू स्किल सीखने में एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और रेगुलर प्रैक्टिसेस से उनकी लर्निंग ग्रेजुअली इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्टूडेंट की रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, मेमोरी या रीजनिंग जैसे स्पेसिफिक लर्निंग एबिलिटीज में डिफिकल्टी हो सकती है। इंटेलिजेंस नॉर्मल हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलर स्किल सीखने में एक्स्ट्रा सपोर्ट और डिफरेंट टीचिंग मेथड की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट पॉइंट है डायस्लेक्सिया। डायस्लेक्सिया में मेनली रीडिंग और वर्ड रिकॉग्निशन में डिफिकल्टी होती है। स्टूडेंट लेटर या साउंड को आइडेंटिफाई करने, वर्ड्स को एक्यूरेटली रीड करने और रीडिंग फ्लुएंसी डेवलप करने में स्ट्रगल कर सकते हैं। स्पेलिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में राइटिंग स्किल्स में डिफिकल्टी होती है। स्टूडेंट को हैंड राइटिंग, लेटर्स को प्रॉपरली फॉर्म करने, स्पेलिंग, राइटिंग स्पीड और आइडियाज़ को रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी स्टूडेंट्स को पता होता है कि क्या लिखना है, लेकिन उसे प्रॉपर पेपर पर ऑर्गेनाइज करना डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया मैथमेटिक्स और नंबर रिलेटेड लर्निंग में डिफ़िकल्टी को रिफ़र करता है। स्टूडेंट को नंबर आइडेंटिफाई करने, काउंटिंग, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल सिंबल्स, मेजरमेंट और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। डेली लाइफ में मनी, टाइम या सिंपल कैलकुलेशन हैंडल करना भी चैलेंजिंग हो सकता है। नेक्स्ट है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में स्टूडेंट को सुनाई देने के बावजूद साउंड और स्पोकन इंफॉर्मेशन न को प्रोसेस करने में डिफिकल्टी हो सकती है। बैकग्राउंड नॉइस में स्पीच समझना, सिमिलर वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट करना और वर्बल इंस्ट्रक्शन फॉलो करना डिफिकल्ट हो सकता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में स्टूडेंट को स्पोकन या रिटन लैंग्वेज का मीनिंग अंडरस्टैंड करने या अपने थॉट्स को लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी हो सकती है। वोकैब्युलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन समझने में एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है।
सिक्स पॉइंट है नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर। नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर में स्टूडेंट को नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज और स्पेशल रिलेशंस समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। सोशल सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन और विजुअल स्पेशल टास्क भी चैलेंजिंग हो सकते हैं। सेकेंड एंड लास्ट पॉइंट है विजुअल परसेप्चुअल मोटर डेफिसिट। इसमें स्टूडेंट को विजुअल इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली अंडरस्टैंड करने और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फिजिकल मूवमेंट कोऑर्डिनेट करने में डिफिकल्टी होती है। राइटिंग, कॉपिंग और बोर्ड से कॉपी करने, ड्राइंग करने, कटिंग और स्पेशल अरेंजमेंट जैसे टास्क डिफिकल्ट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी के सिम्टम्स हर स्टूडेंट में सेम नहीं होते। कुछ कॉमन साइन विथ रीडिंग विथ अनयूजुअल साइंस में रीडिंग में अनयूजुअल डिफिकल्टी, फ्रिक्वेंटली स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्लो राइटिंग, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में प्रॉब्लम, नंबर और कैलकुलेशन में डिफिकल्टी, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन याद रखने में प्रॉब्लम। वो हर तरीके का सिम्टम्स है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, फर्स्ट है रीडिंग स्किल। स्टूडेंट को लेटर और साउंड कनेक्ट करने, वर्ड्स रिकॉग्नाइज करने, रीडिंग फ्लुएंसी मेंटेन करने या पैसेज का मीनिंग समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। रीडिंग के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, फोनिक्स बेस्ड इंस्ट्रक्शन और एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट है स्पेलिंग स्किल्स। स्टूडेंट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स की स्पेलिंग याद रखने और साउंड्स को करेक्ट लेटर्स में कन्वर्ट करने में स्ट्रगल कर सकता है। सेम वर्ड की स्पेलिंग डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट लिख सकता है। नेक्स्ट है राइटिंग एक्सप्रेशन स्किल्स। स्टूडेंट के माइंड में आइडिया क्लियर हो सकता है, लेकिन उस आइडिया को ऑर्गेनाइज सेंटेंस और पैराग्राफ में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट हो सकता है। ग्रामर, पंक्चुएशन, सीक्वेंसिंग और रिटन एक्सप्रेशन में डिफिकल्टी आ सकती है। फोर्थ पॉइंट है ओरल लैंग्वेज स्किल। कुछ स्टूडेंट को स्पोकन लैंग्वेज समझने या एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है। उन्हें वोकैब्युलरी फाइंड करने, करेक्ट वर्ड्स चूज करने, इंस्ट्रक्शंस अंडरस्टैंड करने या कंप्लीट सेंटेंसेस बनाने में एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। फिफ्थ पॉइंट है मैथमेटिकल स्किल्स। मैथमेटिकल डिफिकल्टीज में नंबर काउंटिंग, सिंबल्स कैलकुलेशन, फॉर्मूलाज और प्रॉब्लम सॉल्विंग इफेक्ट हो सकता है। स्टूडेंट को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल सिचुएशन से कनेक्ट करने में भी डिफिकल्टी हो सकती है। अब है मेमोरी स्किल्स। कुछ स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन टेम्पोररीली होल्ड करके उसे यूज करने में डिफिकल्टी होती है। इस वजह से मल्टी स्टेप इंस्ट्रक्शंस, स्पेलिंग रूल्स, मैथमेटिकल प्रोसीड्यूर्स या रिसेंटली लर्न इंफॉर्मेशन रिकॉल करने चैलेंजिंग हो सकता है। लास्ट पॉइंट है रीजनिंग स्किल्स। रीजनिंग स्किल्स में डिफिकल्टी होने पर स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन कंपेयर करना, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना, लॉजिकल कंक्लूजन निकालना और प्रॉब्लम्स को डिफरेंट स्टेप्स में सॉल्व करना डिफिकल्ट लग सकता है। स्टेप बाय स्टेप टीचिंग और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इस लर्निंग को सपोर्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम इंडिविजुअल नीड्स और स्ट्रेंथ को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। मेन एम होता है कि स्टूडेंट डिफिकल्ट स्किल को मैनेजेबल स्टेप में सीखे और रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रोग्रेस करें। इसके लिए डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और स्विचेबल एकोमोडेशन का यूज किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन। मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन में एक कॉन्सेप्ट को देखने, सुनने, बोलने और टच मूवमेंट जैसे मल्टीपल वेज से सिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल स्पेलिंग सिखाते वक्त स्टूडेंट वर्ड को लिखते हैं, देखते हैं, साउंड बोलते हैं और लेटर्स को फिजिकली अरेंज भी कर सकते हैं। इस अप्रोच से डिफरेंट लर्निंग नीड्स को सपोर्ट मिलता है। इसका क्या बेनिफिट होता है? इससे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझना और रिमेम्बर करना इजियर हो सकता है। स्टूडेंट की अटेंशन और पार्टिसिपेशन इम्प्रूव भी होती है और ट्रेनिंग को एक से ज़्यादा सेंसेस के थ्रू रीइंफोर्स किया जाता है। नेक्स्ट है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी में ऐसे डिजिटल टूल्स यूज किए जाते हैं जो लर्निंग को एक्सेसिबल बनाते हैं। एग्जांपल्स में टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, ऑडियो बुक्स, स्पेल चेकिंग टूल्स और डिजिटल नोट टेकिंग टूल्स शामिल है। इसका क्या बेनिफिट्स है? टेक्नोलॉजी रीडिंग, राइटिंग और इंफॉर्मेशन एक्सेस में डिफिकल्टीज को रिड्यूस कर सकती है। स्टूडेंट अपने आइडियाज को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट लर्निंग में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स।
ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स इंफॉर्मेशन को विजुअल फॉर्म में अरेंज करते हैं। माइंड मैप, फ्लो चार्ट, कॉन्सेप्ट मैप्स, टाइमलाइंस और कंपैरिजन चार्ट्स इसके एग्जांपल्स हैं। ये स्टूडेंट्स को मेन आइडियाज और उनके रिलेशनशिप्स को क्लियरली देखने में हेल्प करते हैं। इसका क्या क्या बेनिफिट्स है? कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को स्मॉलर विजुअल सेक्शंस में ऑर्गेनाइज करने से इसका अंडरस्टैंडिंग और रिकॉल इंप्रूव हो सकता है। राइटिंग असाइनमेंट में भी स्टूडेंट आइडियाज को सीक्वेंस में अरेंज कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क। कॉम्प्लेक्स टास्क को एक साथ देने के बजाय उसको स्मॉल मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक लॉन्ग राइटिंग असाइनमेंट को टॉपिक चूज करना, आउटलाइन बनाना, फर्स्ट ड्राफ्ट लिखना, रिवाइज करना और फाइनल कॉपी प्रिपेयर करने जैसे स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसका क्या बेनिफिट होगा? स्टूडेंट को टास्क लेस कंफ्यूजिंग लगता है और वो एक टाइम पर एक स्टेप पर फोकस कर पाते हैं। इससे फ्रस्ट्रेशन कम हो सकती है, टास्क कंप्लीशन इंप्रूव होती है और स्टूडेंट्स को अपनी प्रोग्रेस क्लियरली दिखती है। फिफ्थ पॉइंट है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब है लर्निंग या असेसमेंट का मेथड एडजस्ट करना बिना जरूरी लर्निंग गोल को अननेसेसरीली चेंज किया जाए। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल में एक्स्ट्रा टाइम, इंस्ट्रक्शन को रिपीट या सिंप्लीफाई करने, ओरल इंस्ट्रक्शन के साथ रिटन इंस्ट्रक्शन देना, क्वाइट प्लेस में टेस्ट देना और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज करना शामिल हो सकता है। इसका क्या बेनिफिट होगा? अकोमोडेशन स्टूडेंट को अपनी एक्चुअल नॉलेज और एबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट करने का फेयर अपॉर्चुनिटी देती है। इससे अननेसेसरी बैरियर्स कम होते हैं और स्टूडेंट क्लासरूम एक्टिविटीज और असेसमेंट में मोर कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।